कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के मछली पालक ले सकते हैं मछुआ आवास योजना से लाभ। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं फूल संस्थान में हुआ राष्ट्रीय कीट वैज्ञानिक सम्मेलन। और हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया। और अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में मछुआ आवास योजना लागू है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मछुआ आवास योजना के तहत 70 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जिसमें 10 अनुसूचित जाति, 40 आदिवासी और 20 अन्य जाति के मछली पालक होंगे। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक आवेदक जिला मत्स्य कार्यालय खूंटी में 10 फरवरी 2015 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बीते दिनों भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में 3 दिवसीय कीट वैज्ञानिक कार्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यशाला में देश भर के 20 राज्यों से आए कीट वैज्ञानिकों ने कीट विज्ञान के विकास और इसके इस्तेमाल पर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान क्षेत्रवार और फसलवार कीटों के प्रकोप और उसके निदान की जानकारी दी गई। साथ ही वैज्ञानिकों के सुझाव को कृषि मंत्रालय भेजने का निर्णय भी लिया गया। ठंड के मौसम में जो मुर्गी पालक अपने पोल्ट्री फार्म में नए चूजे ला रहे हैं, उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आइए इस संबंध में जानते हैं कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह। जो ब्रूडिंग की प्रक्रिया, जो ब्रूडिंग कहते हैं, जिसमें कि हम चूज़ों को अलग से तापमान देते हैं, क्योंकि चूज़ों के शरीर का तापमान 107 डिग्री होता है। बाहर का तापमान कम होने की वजह से ठंड में चूजे मरने लगते हैं। तो सबसे पहली व्यवस्था आप रखें कि घर में चूज़ों को लाने से पहले आप घर के अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके डीप लीटर में अगर आप पुआल की कुट्टी या कुन्नी दे रहे हैं तो उसे आप लगा दें। होवर जो है, जो छाते के आकार का होवर जो उपकरण है, उसे आप लगा दें। बल्ब की व्यवस्था कर दें और इसके बाद ही चूजे को लाने का उपाय करें। जो किसान आने वाले महीनों में मसाला फसल हल्दी की खेती करना चाहते हैं, वो अप्रैल से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए राजेंद्र सोनिया, सुरोमा या कृष्ण नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। हल्दी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 18 से 20 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। हल्दी के अधिकाधिक उत्पादन के लिए राजेंद्र सोनिया, सुरोमा या कृष्णा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। 1 किलो कोड़ा को मसलकर 100 ग्राम गुड़ के साथ 10 मिलीलीटर मालाथियोन दवा मिलाकर इस मिश्रण को लत्तीदार सब्जी फसल वाले खेत में 4 से 5 स्थान पर रखें। मिश्रण की यह मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए है। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार यह उपचार करें। फसल में व्यस्त कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। हम आपके लिए कई जानकारी लेकर के आए हैं, लेकिन आइए उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो राजी, अब जानकारियों का सिलसिला हम बढ़ाइए। तो आज आप क्या जानकारी लेकर के आई हैं? आज हम किसान भाई बहनों को बताने वाले हैं आप चने के बारे में। अच्छा। चना स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया होता है ये तो आप भी जानते हैं। तो चना के बारे में, तो चना फसल अपने आप में बहुत वृहद है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ खास बिंदु जैसे आप हमारे किसान भाई बिल्कुल, बहनों को हाँ, हमारे जो किसान भाई बहन चना फसल लगाते हैं और आपने जैसे बताया कि बहुत ही बृहद है, हमारे किसान भाई बहन मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर उस फसल में कीट लग जाए, अच्छा, तो उसका क्या उपाय हो, क्या निदान हो, कैसे उसकी देखभाल की जाए, इससे संबंधित आज हम जानकारी दिलाने वाले हैं। और जानकारी कौन दे रहे हैं? जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मा उरांव। किसान भाइयों, हमारे झारखंड प्रदेश में चना फसल मुख्य फसलों में एक मानी जाती है। ऐसे में इनमें लगने वाले रोग एवं कीट और उसके नियंत्रण के विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज के अंक में हम आपको इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मा उरांव सर। सर, सबसे पहले ये बताएं कि चना फसल में जो किसान भाई चना फसल अभी लगाए हुए हैं उनमें मुख्यतः कौन कौन से रोग लगते हैं और उन रोगों का निदान क्या है, इस विषय में आप विस्तृत रूप से बताएं। सबसे पहले हम किसान भाई को बताना चाहेंगे कि अभी चना फसल हमारे खेत में लगे हुए, किसान भाइयों के खेत में लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे कौन कौन सा रोग लगे हुए हैं, कौन सा कीट लगे हैं। तो चना में मुख्य हमारे जो दलहनी फसल है, इसमें जो मुख्य जो कीट लगती है वो आपका फल छेदक की कीड़ा लगती है और एक रोएदार पिल्लू होती है जो पत्ती को खा जाती है, और एक सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, ये कीड़े लगते हैं। यही 3 मुख्य कीट लगते हैं चना में। और चना में मुख्य लगने वाला रोग जो है, जो किसान भाई हम जिसको बोलते हैं, हम लोग उकठा रोग बोलते हैं, जिसके चलते पौधा मर जाती है जी। तो ये उकठा रोग जो हम लोग बोलते हैं, इसको जीवाणु के चलते होती है, ये उकठा रोग होती है। उसके अलावा पत्ती का पीला होना, ये भी एक हम लोग रोग इसको मानते हैं। और पत्ती में काले धब्बा होना, ये एक रोग हुआ जो जीवाणु के चलते होता है या फंगस के चलते होती है। ये मुख्य बीमारी होती है चने में।
तो ये रोग को अगर हम रोकथाम करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान भाई अगर चना लगाना चाहते हैं तो उसके कुछ रोग अवरोधी किस्में हैं, वो किस्में लगाएंगे तो उसमें बीमारी कम लगेंगी। जैसे है कि पूसा 372, पूसा 256 और बीजी 212 और बीजी 254, ये सब वैरायटी है जो कि इसमें सूखने की, जो चने में सूखने की समस्या कम रहती है और मरती कम है। जी, हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो आपने जो रोगों के नाम बताए उन रोगों के बारे में आप विस्तृत रूप से बताएं और किसान भाइयों को उसके निदान के विषय में बताएं, कैसे नियंत्रण करेंगे किसान भाई उन रोगों पर। तो सबसे पहले तो हम किसान भाई को कहेंगे कि अगर चना को रोग रहित अगर रखना है तो सबसे पहले आप जहाँ से भी बीज खरीदें उस बीज को पता लगाएं कि ये बीज में कोई रोग लगा हुआ है कि नहीं। अगर बीज मतलब रोग रहित है तो उसको लगाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर जहाँ से भी किसान भाई अगर बीज लगाते हैं तो सबसे पहले बीज को उपचारित कर दें। तो बीज उपचार करने के लिए चना को हम लोग बोलते हैं कि अगर ट्राइकोडर्मा एक आती है, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से बोलते हैं, जो बायोपेस्टिसाइड है, इससे अगर किसान भाई उपचारित कर लेते हैं तो उसमें सूखा रोग कम होता है। तो 4 ग्राम दवा को हम लोग देते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी को और 1 किलो बीज के हिसाब से उसको हम लोग उपचारित कर देते हैं जी। और उसकी हम लोग बुआई करते हैं तो उसमें आपको सूखने वाली बीमारी नहीं लगती है। उसके अलावा जहाँ भी किसान भाई अगर रोग लगने की संभावना लगती है तो सबसे पहले किसान भाई जिस खेत में चना लगाते हैं वो अगली साल उस खेत में चना नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं फसल चक्र होकर लगाए जी। तो ज़्यादा अच्छा है। किसान में इसमें झुलसा रोग या मुरझा रोग होगा ये नहीं लगेगी। तो ये कर सकते हैं किसान भाई, फसल को बदल बदल कर लगाएं। चना लगाए तो अगले बार कोई दूसरी फसल लगा दें। बहुत सारा अगर रोग से लगाने का है तो हम लोग अंतर फसल के तहत भी लगाते हैं तो आपको उसमें चना में रोग नहीं लगती है। जैसे कि हम लोग अगर चना के साथ में चना के साथ में हम लोग सरसों लगा दें, 6 लाइन चना के बाद में 1 लाइन सरसों लगा दें तो इससे भी आपको रोग कम लगती है या कीड़े के प्रकोप कम होते हैं। चना के साथ हम धनिया लगा देते हैं, इससे भी कम रोग होती है। चना के साथ सरसों लगा देते हैं, इससे भी आपका कीड़े की प्रकोप कम हो जाती है। और चना के साथ हो सके तो अगर गेंदा का फूल लगा सकते हैं तो उससे भी और बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है। अब हम जानना चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को ये बताएं कि जो कीट लगते हैं उन पर नियंत्रण कैसे करेंगे किसान भाई, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग कीट के बारे में जानते हैं कि चना में तना छेदक कीट लगती है, जो कि जैसे चना में फल आने लगता है, एक कीड़ा जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फल छेदक कीड़ा या हेलिकोबार्पा अर्मिजेरा कीड़ा बोलते हैं। तो ये कीड़ा क्या करती है कि फल को बाहर से छेद करके अंदर में फल के दाना को खा जाती है जी। इससे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 40 से 60% इसका हम लोग हानि उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले किसान भाई को अगर चना का अगर कीट प्रबंधन करना है तो सबसे पहले कीट प्रबंधन के लिए किसान भाई एक तो अंतर फसल लगा ले तो उससे कीट का प्रकोप कम होगा जी। बीज को उपचारित करके लगाएं या खेत तैयार करने से पहले किसान भाई अगर करंज की खली है तो अगर 100 केजी 100 से 150 केजी अगर करंज की खली खेत में छीट के उसके बुआई करके अगर लगाते हैं 10 दिन 15 दिन पहले तो इससे भी आपको कीट का प्रकोप कम लगती है। ये समस्या ये एक हो सकती है। और बहुत सारा कीटनाशक का उपाय भी है जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे सबसे पहले अगर कम कीट लगा हुआ खेत में तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि नीम से बना हुआ दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो बाज़ार में अभी आपको नीम का बना हुआ दवा उपलब्ध है जो निम्बिसिडिन के नाम से आता है या एजारेक्टिन के नाम से आता है या निमासिन के आता है। तो उसको 4 ml दवा को हम लोग 1 लीटर पानी में घोल कर अगर स्प्रे कर देते हैं तो शुरुआती दौर में कुछ कम कीड़े होंगे तो वो मर जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारा रासायनिक कीटनाशक भी है जिसको हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि आप क्लोरोपाइरिफॉस है, क्विनोलफॉस है या आपको कार्बाइल जो कीटनाशक आती है उसको हम लोग 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है किसान भाई अगर आप दवा छिड़काव करना चाहते हैं तो फूल के समय में आपको कीटनाशक का छिड़काव नहीं करें। उसमें 50% दाना लग जाना चाहिए और 50% फ्लावर है, उसके बाद आप एक छिड़काव कर सकते हैं, फिर 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव आप कर सकते हैं। कि आप किसान भाइयों को और क्या आप जानकारी देना चाहेंगे इस विषय पे कि चना फसल जो किसान भाई लगाए हुए हैं उनमें अगर कोई रोग या कीट लगता है, इसके बारे में आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को? तो सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अगर चना फसल लगाना चाहते हैं तो रोग रोधी किस्म लगाएं, जहाँ से बीज खरीदें उसको बीज को उपचारित करके ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और फसल चक्र को जरूर अपनाएं और खेत से खरपतवार का भी नियंत्रण करें ताकि उसमें अगर खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो उसमें जो घास में कीट छिपे हुए रहते हैं बाद में वही फसल में आ जाती है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जो फसल को हम लोग मिनिमाइज करते हैं, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं।
ये तरीका है। और बीज का अगर रोग लगती है, उठा रोग लगती है, तो इसके लिए हम लोग किसान भाई को कहते हैं कि ज़रूर आप करंज की खली खेत में पहले लगा दें, जो कि खेत तैयार होने से पहले लगा के लगाएं, तो उसमें भी आपको उठा रोग नहीं लगेगी। और एक समस्या आती है कि हमारे चना में खासकर जो पीलापन होता है, तो ये हम लोग जिंक की कमी से होता है, जो हम लोग बोलते हैं जिंक, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। तो किसान अगर जिंक का भी खेत में प्रयोग करेंगे तो उसमें खेत में पीलापन नहीं होगा। और एक रोग आती है कि पत्ती में धब्बा हो जाती है, तो इसको हम लोग ब्लाइट ही बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसान भाई को बोलते हैं कि कार्बेंडाजिम या बेवेस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर के दवा के हिसाब से छिड़काव कर दे, ताकि उसमें रोग भी कम लगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको चना फसल में होने वाले रोग एवं कीट के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और उसके नियंत्रण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों का लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी। भाई देखिए, चना की खेती हम लोग करते हैं, लेकिन कोई कीट लगे तो उसका लक्षण क्या है, लक्षण देखते हम कैसे पहचाने, और फला कीट है तो उस कीट के उपचार के लिए किन दवाइयों का उपयोग हो, इस विषय पर बहुत अच्छा बताया हमारे विशेषज्ञ ने। तो दोस्तों, हाँ बोलिए। वही हम कह रहे थे कि अभी आगे जानकारी तो हम अभी और दिलाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले ये संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी को स्वागत और जोहार दोनों। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो कुमार जी, आज ये बताइए कि आज हम हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज की जानकारी दिलाने वाले हैं? आज हम सोच रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में क्यों ना हम अपने किसान भाइयों को ये बताएं कि अगर आप गर्मा बोदी की फसल करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने गर्मी के मौसम में अगर बोदी की खेती कर रहे हैं तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती कर रहे हैं, इस पर कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मा बोदी की खेती करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि उसे वैज्ञानिक तरीके से करें, और इस मौसम में जो इस मौसम में अनुशंसित प्रभेद हैं उसका जरूर ध्यान रखें, इससे आपकी उपज अच्छी होगी। तो इसकी खेती कैसे करें, इसका प्रभेद का चुनाव करें, कौन कौन से प्रभेद हैं, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS पान। तो आइए जानते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर RS पान, जो हमें बताएंगे कि जो बोदी है वो लत्तेदार सब्जी है और उसकी वैज्ञानिक खेती हम किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम चर्चा करेंगे कि जो है वैज्ञानिक तरीके से हम बोदी की खेती किस प्रकार से करेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को उससे अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त हो और वो मुनाफा प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लें कि वैज्ञानिक खेती होती क्या है और वो कैसे करेंगे। जैसे सभी किसान भाई जानते हैं, ये जो गर्मी का मौसम आ गया है, इस समय बोदी की जो खेती बहुत सफलतापूर्वक झारखंड में होती है। तो इस समय किसान भाई सभी लोग लगाते हैं, जिससे 2 प्रकार का बोदी है, एक झाड़ीदार है, एक लत्तेदार है। तो दोनों का बुआई इस समय हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा तरीक़ा से वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का मतलब ही है जो हमको जो ज़मीन का चुनाव करना है, जो यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो हल्की बालुई दोमट मिट्टी है, इस खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसको अच्छा तरह से तैयारी करना है, 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके हम कैरी बना के खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई और उन्नत तरीके से करना चाहते हैं, तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग जैसे ऊंचा बेड बनाकर उसमें जो हम प्लास्टिक ढक के, जो मल्चिंग जिसको कहते हैं, ढक के, और जो ड्रिप सिंचाई से मतलब टपकन विधि से भी हम खेती कर सकते हैं। तो मिट्टी का तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। तो मिट्टी में जो हम लोग रासायनिक खाद, उर्वरक और जो जैविक खाद देना है,
उसके लिए सबसे पहले जो साड़ी हुई गोबर की खाद जैसे 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे रासायनिक खाद है 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। जब अंतिम जुताई के बाद उसमें हम प्रयोग कर देते हैं। इसके अलावा जैसे केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम कैरी बना के उसमें हम बुआई करते हैं। तो बुआई का जो विधि है उसमें जो झाड़ीदार हमारे किस्म है उसके लिए हम जो बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी हम 2 फीट रखते हैं और पौधा से जो पौधा का दूरी, बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखते हैं। वही जो लतरदार जो बोदी है उसका हम जो बुआई करने जाएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट मतलब 1 मीटर रखेंगे और जो बीज से बीज की दूरी 2 फीट रखेंगे, क्योंकि उसमें हमको सहारा देने का आवश्यकता होता है लत्तेदार के लिए, इसलिए हम लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा रखेंगे। तो इस हिसाब से जैसे हम 1 हेक्टेयर खेती करने जाएंगे तो जो लत्तेदार की समझ में करीब 10 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होता है 1 हेक्टेयर के लिए, और जो हमारा झाड़ीदार किस्म है उसके लिए करीब 25 से 30 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होती है। तो लत्तेदार बोदी में हमें ज़रूरी भी है कि हम बीजों का चुनाव भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बीजों का चुनाव अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी उपज भी, हमारी फसल भी जो है वो अच्छी नहीं होंगे। तो अगर बीजों उपचार हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताएं। जी हाँ, अभी इस समय बहुत सारा बीमारी का प्रकोप होता है, जैसे एक एंथ्रेक्नोज बीमारी है, तो उससे बचने के लिए हम बीज को उपचार करना अति आवश्यक है। तो 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 से 2.5 ग्राम जो बेबिस्टिन दवा है उसको हम मिला के तब हम बीज को बुआई करें। और इसके अलावा यदि हमारा खड़ी फसल में ये बीमारी आ जाता है तो हम 15 दिन के अंतराल पर डाइथेनियम 45 जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम 15 दिन के अंतर 3-4 बार हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो किसान भाई को मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे लत्तीदार जो बोदी है उसमें जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसमें सहारा देना अति आवश्यक है उसका अच्छे वृद्धि विकास के लिए। और दूसरा चीज़ जैसे बुआई के बाद एक सिंचाई देना अति आवश्यक है, और जो कि गर्मी का मौसम है तो हफ्ता में 2 दिन सिंचाई देना अति आवश्यक है। और दूसरा जो हम बताना चाहेंगे, जो उन्नत किस्म का प्रयोग अति आवश्यक है अच्छी फसल लेने के लिए। तो हमारे इस केंद्र से जो लत्तीदार बोदी है उसमें 3 उन्नत किस्म का विकास हुआ है। विशेष रूप में 2 किस्म हमारा जिसका बीज हमारे केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं, वो है स्वर्ण श्वेता है जिसका फली सफ़ेद रंग का होता है, गोल होते हैं, गुदेदार होते हैं, और उपज क्षमता भी करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और दूसरा जो किस्म है वो गहरा हरा रंग का होता है, बहुत लंबा, जैसे करीब 2 फीट लंबा उसका फली का लंबाई होता है, तो वो स्वर्ण हरिता के नाम से है। ये दोनों का बीज हमारे केंद्र से प्राप्त करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। और जो झाड़ीदार किस्म है वो उसमें हमारा जो उन्नत किस्म है वो स्वर्ण मुकुट है जिसका सफ़ेद रंग का फली होते हैं, और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, करीब 45 से 50 दिन में पहला तुड़ाई हो जाता है, 70 दिन में फसल खत्म भी हो जाता है। उसके अलावा जैसे हमारा केंद्र से और भी विकसित हुआ HACP 44, तो उसका भी किसान भाई लेके खेती कर सकता है। इसके अलावा जैसे बाहर का किस्म है, जैसे बनारस से विकसित हुई है काशी कंचन, उसका भी खेती कर सकते हैं, और काशी श्यामल का भी खेती कर सकते हैं। तो ये जो उन्नत किस्म इसका बीज लगा के किसान भाई ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो ये चीज़ किसान भाई जरूर ध्यान में रखें। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से खेती की, तो इसमें ज़रूरी है कि सिंचाई जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी फसल के लिए। तो सिंचाई व्यवस्था हम किस प्रकार से करेंगे और उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हो तो? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, जैसे ये गर्मी का मौसम है, इसमें पानी का आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसमें हफ्ता में 2 दिन पानी देना अति आवश्यक है। फूल फल जब लगने लगता है उस समय तो पानी नामी रहना बहुत ही आवश्यक है। और जो किसान भाई और उन्नत तरीके से जैसे ड्रिप सिंचाई के द्वारा मतलब टपकन विधि द्वारा करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा समस्या नहीं, हर दिन पानी चलता है उसमें 1 घंटा,
तो उसी से उसको हो जाता है। और जो कि ये हम लोग जो मल्चिंग जो प्लास्टिक ढक के जो खेती करते हैं उससे खरपतवार ऐसे भी नहीं निकालते हैं, तो उससे भी किसान भाई को फ़ायदा होता है। तो ये सिंचाई का व्यवस्था ध्यान में रखना है, तभी अच्छा फसल मिलेगा। और किसान भाई ध्यान में रखे जहाँ पर कैरी में खेती करे वहाँ पर समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। और 1 महीना बाद, बुआई के 1 महीना बाद करीब 22 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। मतलब निकाई गुड़ाई करने के बाद थोड़ा हल्का यूरिया देना है, दे के फिर मिट्टी चढ़ा के फिर सिंचाई अवश्य दे देना है, तो इससे अच्छा फसल उनको मिलेगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ यानी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपको आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। और जाते जाते हम अपने डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद कर दें जिन्होंने आपको इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाकई डॉक्टर साहब ने जो बोदी की खेती की जानकारी दी कि कैसे करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, किस तरीके से वैज्ञानिक खेती की जाती है, उसके प्रभेद का भी ध्यान रखें, किन बातों का ख्याल रखें, और मौसम के हिसाब से प्रभेद जो अनुशंसित किए गए हैं, जो सलाह दी गई है वैज्ञानिक से कि इस मौसम में ये प्रभेद लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज पाएंगे। हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, हम आपसे आज्ञा लें, लेकिन उससे पहले आप कागज़ कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रायपुर रांची। हमारा पिन संख्या है 8340001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देनी हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।